निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता मापन के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सीटेन संख्या की सहायता से किसकी गुणवत्ता को मापा जाता है? तो डीजल की। आप लोग याद रखिएगा, डीजल की जो गुणवत्ता होती है उसको सीटेन संख्या की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल की गुणवत्ता को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो फोटान होता है या परमाणु का भाग नहीं होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फोटान जो है परमाणु का भाग नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु का भाग है, लेकिन फोटान जो है परमाणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु नाभिक के अवयव की आपको पहचान करने की। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है परमाणु के नाभिक में रहने वाले अवयव हैं। तो यहाँ पे नाभिक की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में रहने वाले अवयव हैं। वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु के बाहरी कक्षा में रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, वहीं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु होता है वह 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक में रहते हैं, वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहरी कक्षा में रहता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? जो परमाणुवीय नाभिक है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, जो परमाणुविक नाभिक है इसकी जो खोज है यह करी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में, कब? तो 1911 में रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक की खोज करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? जल को यानी कि वाटर को जीवाणु मुक्त यानी कि बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है? तो तीनों का ही प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोग तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरामीन का, इन तीनों का जो प्रयोग है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका जो परमाणुविक भार है वह कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणुविक भार होता है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ होता है। तो इसमें से कितने प्रोटॉन आपके यहाँ? 10 प्रोटॉन हो जाएगा और आपका 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा इसका परमाणुक भार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहा जाता है। तो 10 और 12 आपका हो जाएगा 22। 10 आपका प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो आंसर आपका 22 हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व का जो परमाणुविक भार होता है उसको हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AMU में जो है किसी तत्व का जो परमाणुविक भार है वह व्यक्त किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। परमाणु भार को जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट जो आपका ऋणावेश है वह वहन करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो प्रोटॉन होता है यह 1 यूनिट धनावेश जो है वहन करता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? 1 यूनिट जो है
धनावेश जो है वहन करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो न्यूट्रॉन होता है यह न्यूट्रल होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है यह पॉजिटिव होता है। तीनों की अगर हम बात करें खोजकर्ता के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। वहीं न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने करी थी? तो चैडविक ने करी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है यह एक भौतिक परिवर्तन माना जाता है, फिजिकल चेंज माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इनो का जो लवण होता है को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है? क्यों बुलबुले बनते हैं? जैसे ही इनो का जो लवण होता है उसको अगर हम जल में डालते हैं तो आपने देखा होगा बुलबुले बनने लगते हैं। तो ये इन बुलबुलों के बनने का कारण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो बुलबुले हैं वह बनने लगते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भौतिक परिवर्तन के बारे में आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो पदार्थ होता है उसका जो रासायनिक संगठन होता है वह बदलता नहीं। आप याद रखिएगा, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होता है वह अपरिवर्तित रहता है भौतिक चेंज में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सामान्यतः यह जो है उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थितियों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो पदार्थ जो है अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसी प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया जल का वाष्प में बदलना, इसके अलावा जल से बर्फ का बनना, इसके अलावा पानी में चीनी का घुलना, यह सभी आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। इसमें होता क्या है? पदार्थ का जो संगठन है, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वह अपरिवर्तित रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प को ठंडा करके फिर से पानी में बदला जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्यतः जो भौतिक परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीय होता है यानी कि रिवर्सिएबल होता है। यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थितियों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो जो पदार्थ होता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है।